और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ इसका मिल जाएगा विद आंसर्स टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप करियर विल ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाके सीटेट या जो अदर टीचिंग एग्जाम्स के बैचेस हैं वहाँ एनरोल कर सकते हैं। पूरी टीम के साथ मैं डिस्कशन वहाँ करती हूँ। वेबसाइट से लेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मजा आएगा। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस होती हैं, उनसे भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है ना। और बन चुका है प्रीवियसली, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आया उनसे क्वेश्चन, तो वो सब भी समझेंगे। फटाफट से जवाब देंगे। पोल में क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन रीजनिंग, कथन और कारण। आजकल ये नया तरीका है, सब जगह पूछा जाने लगा है लगभग हर एग्जाम में। असर्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड ऑफ एज 4 years learns their primary language by their cognitive approach। आप कितने भी पियाजे के क्वेश्चंस कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और ये जब 35 के 35 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे, ये बात आप तब कहेंगे अपने आप, ठीक। तो पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीखता है, यानी अपनी कॉग्निटिव अप्रोच से लैंग्वेज डेवलप हो रही है, कॉग्निशन से लैंग्वेज आ रही है। ये बात पियाजे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? ऐसा हाँ कह रहे हैं। रीजन क्या है इसका? लैंग्वेज कैन बी डेवलप थ्रू कॉग्निशन, संज्ञान के विकसित होने से, दिमाग के विकसित होने से, क्योंकि कॉग्निशन से जुड़ी हुई है लैंग्वेज। तो पियाजे ये कह रहे हैं कि भाई जैसा कि वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, पियाजे कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जब दिमाग का विकास होगा तो भाषा अपने आप विकसित होगी। वाइगोस्की कह रहे हैं जब भाषा का विकास होगा तो दिमाग विकसित होगा, है ना, कि लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो आंसर है वो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात एकदम सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 90%। बहुत ही बढ़िया। और ये तो खैर हम बैच की क्लास में शाम को डिस्कस कर रहे थे। मेरी जो ड्राइंग है देखिए एक बार। तो अगर हम देखें यहाँ पे, हमें पता है वाइगोस्की क्या कहते हैं, वी फॉर वाइगोस्की। वाइगोस्की और पियाजे दोनों क्या है? रचनावादी हैं। दोनों कहते हैं बच्चे को एक्टिव रखो, है ना। दुनिया भर की बातें, अगर मैं इनकी थियरी पे आ जाऊं तो पता नहीं अंतहीन बातें हैं। 4-5 दिन लगे हैं पियाजे को कंप्लीट करने में, तो वो पॉइंटलेस होगा कि मैं अगर आपको थियरी के बारे में बताना शुरू करूं। देखना एक बार वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि लर्निंग से, यानी जब आप कुछ सीखते हैं, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, आपका विकास होगा। वाइगोस्की की जगह पे अगर पियाजे को मैं देखूं तो पियाजे कह रहे हैं कि जब आपका डेवलपमेंट होता है, आपका दिमाग का विकास एज के साथ होता है, तो लर्निंग अपने आप हो जाएगी, यानी लैंग्वेज आ जाएगी डेवलपमेंट से। ये बात हम समझ रहे हैं। खैर, ऐसे बहुत सारे बेसिक अंतर हैं पियाजे और वाइगोस्की में, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम ही हैं, कि इनका थॉट और लैंग्वेज को लेकर विचार अलग अलग है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पियाजे जो हैं वो, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारी चीजों पे कि अगर हम सही से ट्रेन कर दें बच्चे को, तो उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चे को कम आंका है और फॉर्मल ऑपरेशनल वाले को ज्यादा आंका है। तो इस तरह की बातें आएंगी, बीच बीच में करते रहेंगे। यहाँ पे कहानी अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो 4 साल का बच्चा है वो प्राइमरी लैंग्वेज, कॉग्निटिव अप्रोच, उसका संज्ञान विकसित हो रहा है, तो भाषा विकसित हो रही है, यानी संज्ञान के माध्यम से भाषा का विकास किया जा सकता है। पियाजे ये मानेंगे? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही है। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। आसान से सवाल है ये तो। ये क्या कहता है? अ बेबी अपीयर्स अमेज्ड एवरी टाइम हर मदर कवर्स हर फेस विद हर हैंड्स एंड देन अनकवर्स इट। तो ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि अनकवर्स दीज, ठीक, कि एक बच्चा है जो हर बार आश्चर्यचकित या सरप्राइज्ड महसूस करता है, अमेज्ड महसूस करता है जब भी उसकी माँ ऐसे हाथों से अपने चेहरे को ढकती है और हटाती है, तो बच्चे को लगता है वो वाह मम्मी आ गई। हर बार खुश हो जाता है, वो हर बार सरप्राइज फील करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हंसता है, जन्म से 2 वर्ष के बीच का बच्चा, ठीक। What Piagetian cognitive concept has the baby not yet understood that makes the game so exciting? यानी इस खेल में इतना रोमांच, इतना मजा क्यों आ पा रहा है बच्चे को? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है पियाजे का, कौन सा कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है जो बच्चे में अभी तक आया ही नहीं है? ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसको लग रहा है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर से दूर दिमाग से भी दूर। कैसे? वस्तु स्थायी नहीं हुई है दिमाग में अभी। कैसे नहीं हुई है भाई? उसको लग रहा है मम्मी, मैं ऐसे फेस कवर किया मतलब मम्मी नहीं है, और फेस अनकवर किया तो मम्मी है, आ गई। कोई टॉय आपने छिपा दिया और वो उसको ढूंढ नहीं रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी आया नहीं है। और अगर ढूंढ रहा है तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है ना। तो हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस का, इसके बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होगा? जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज में। और इसका अचीवमेंट कब हो जाएगा? तो इसी स्टेज के अंत तक आते आते सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक जो पहली अवस्था है पियाजे की, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और
फॉर्मल ऑपरेशनल, एसपीसीएफ, पूरी पियाजे की थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से वस्तु स्थायी नहीं हुई है अभी बच्चे के दिमाग में, यानी बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में ही है, और यही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व की कमी भी है और इसी के एंड में अचीव भी हो जाएगा। ठीक, सीरिएशन होता है सीरीज में लगाना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। कंजर्वेशन एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे अभी। एनिमिज्म होता है बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझेगा, कि यदि ये पेन उसकी आंख में लग जाए वो कहेगा पेन ने मुझे मारा है ना। फिर हम कहते हैं अरे मेरे बच्चे को मारोगे तो पेन को 2 चाट लगा दो। तो इस तरह की बातें बहुत होती है। पियाजे की थ्योरी एक बहुत ही बढ़िया, इसमें जोक्स क्रैक हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इस बार आया हुआ क्वेश्चन, और इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप इसको कह सकते हो, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आपकी सॉल्व होंगी, है ना। तो अगर हम देखें, क्योंकि कुछ चीजें हमें बस हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कई बार, वो क्लैरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन से। देखना एक बार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये क्वेश्चन देखना, और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना, है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसीलिए दोनों को साथ रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से जवाब देंगे। जवाब काफी लोग गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, कहूं 46% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जबकि अभी रिसेंट बिल्कुल जनवरी में जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, और अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, देखना, एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल। इफ या इमेजिन एक्स की वैल्यू मान लीजिए, अब मानना पड़ेगा आपको कि फलानी चीज एक्स है, या इसकी एज वाई मान लीजिए, तो सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे, किसी चीज को तो माना होगा नहीं, ये कोई सिंबल ही तो होगा, 5 3 2 4 कुछ भी होगा, जो भी एज आपने मानी है वो सिंबल ही तो होगा। तो सिंबल को सिंबल की जगह पे रखना कौन सी स्टेज में आएगा? Such as letting the letter X stand for an unknown numeral develops during dash and enables the children to learn dash, यानी चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मान लिया कि सीमा की आयु X है। अब आयु एक नंबर है, सिंबल है, और X भी एक सिंबल है, तो यू आर यूजिंग सिंबल फॉर द सिंबल इटसेल्फ, सिंबल के लिए सिंबल को आप अज्यूम कर रहे हो। डैश के दौरान विकसित होती, किस अवस्था में ये चीज आएगी? देखिए, सिंबल्स को यूज करना बच्चा सीखता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इसलिए कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, बशर्ते ये पूछा जा चुका है फिर भी, है ना। 30% लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं, सिर्फ 42% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी तो जो आपके 58% लोग हैं वो गलत ही जवाब दे रहे हैं अभी भी, है ना। 30% लोगों को लग रहा है कि ये जो है आंसर इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होना चाहिए, जो कि सेंस ही नहीं बनाता। एक बार को प्री ऑपरेशनल लिखा होता तो मैं सोचती भी चलो आप कंफ्यूज हो गए होगे, है ना। सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज कर पाना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, एल्जेब्रा और कैलकुलस सीखने में मदद होती है इससे। कंजर्वेशन और सीरिएशन तो आपका इससे पहली स्टेज में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल का तो कोई सेंस बनेगा नहीं इसके साथ, ठीक है ना। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, जो आखिरी अवस्था है एसपीसीएफ में, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस सीखने में मदद मिलेगी बच्चे को, क्योंकि देखो अगर पूछा होता कि वो बच्चा सिंबल्स का यूज करना कब शुरू कर देता है, साइंस का यूज करना या सिंबल्स का यूज करना कब शुरू कर देता है, बिगिन टू यूज यानी जस्ट शुरू किया है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान, आपने बोला हॉर्स यानी घोड़ा, उसके दिमाग में घोड़े की पिक्चर आ गई, यानी सिंबल्स के माध्यम से सीख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बिगिन कब हो जाता है? प्री ऑपरेशनल, जो दूसरी स्टेज है, 2 से 7 वर्ष में। लेकिन पूछा जा रहा है सिंबल की जगह पे सिंबल, वहां तो 2 से 7 वर्ष में तो सिर्फ सिंबल्स का यूज करना सीखा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 1 2 3 4 व्हाटएवर, ये सब सिंबल्स हैं। लेकिन अब सिंबल की जगह पे सिंबल, वहां पे एबीसीडी से लेके XYZ तक सीखा था उसने, अब X की जगह पे भाई XYZ सीखना और 1 2 3 सीखना सब सिंबल्स हैं। अब इस सिंबल, इस X की जगह पे किसी एक न्यूमरल को रख सकते हैं, ये तो वो लास्ट स्टेज में आके सीख पाता है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा दूसरे तरीके से भी पूछा हुआ है इससे पहले, इसलिए हम कहते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। कैसे पूछा हुआ है दूसरे तरीके से, ये क्वेश्चन पढ़ो, और ये पुराना क्वेश्चन है, काफी पहले आया था। A student observes that stick A, एक स्टिक है, एक छड़ी है जिसका नाम A रखा है हमने, मान लेते हैं ये है स्टिक A, ठीक, is larger than stick B, स्टिक B से बड़ी है, स्टिक B हम मान लेते हैं कि ये स्टिक B है, और ये स्टिक B जो है इससे बड़ी है स्टिक A। ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। And stick B is larger than stick C,
जो स्टिक बी है, ये बीच वाली स्टिक, ये जो छड़ी है, ये सी जो कि थर्ड स्टिक है इससे बड़ी है, जो हम देख भी पा रहे हैं भाई। जो बी स्टिक है वो सी से बड़ी है और बी से बड़ी है ए स्टिक। 3 छड़ी है या 3 पेन है मान लीजिए, तो वो एक दूसरे से यहाँ पे पता लग रहा है कौन किसकी कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स, बच्चे ने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक सी, यानी जो स्टिक ए है वो सी से बड़ी है, क्योंकि स्टिक ए बी से ऑलरेडी बड़ी थी और जो बी से बड़ी थी और बी से भी छोटी है सी। तो ये एक रीजनिंग हो गई ना, एक तरह की ट्रांजिटिव इन्फेरेंस बोलते हैं इसको, प्रपोजिशनल थिंकिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रपोजिशनल थिंकिंग कब आती है बच्चे में, पियाजे के ही कॉन्टेक्स्ट में, है ना, आएंगे खैर उस पे। When asked same problem verbally, he fails to make correct inference. अब जब उसको ये दिखाई गई स्टिक्स, या 3 बच्चों को खड़ा किया गया, अच्छा बताओ ये सीमा है, ये सचिन है, ये सरोज है, 3 बच्चे हैं, तो सीमा जो है बड़ी है सचिन से, सचिन बड़ा है सरोज से। अब वो तीनों बच्चों को दिखाया गया, बच्चे ने बता देगा फटाक से कि सीमा सबसे बड़ी है। लेकिन जब ये चीज मेंटली पूछी गई, वर्बली पूछा जब कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो कौन सबसे बड़ा हुआ, कई लोग आपकी एज में भी दिक्कत में आ जाते हैं क्योंकि वर्बली पूछा है, दिखा के नहीं, कॉन्क्रीट नहीं है, वो चीज सामने नहीं देख पा रहा है वो, तो दिक्कत आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा संज्ञानात्मक विकास के किस स्टेज पे है, बताइएगा एक बार। 35% लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह रहे हैं, गलत समझ रहे हैं फिर हम। देखो हमें पता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, और ये आ जाता है 7 से 11 में, ये बात निश्चित है। लेकिन यहां पे बात हो रही है यूजिंग सिंबल्स एट द प्लेस ऑफ सिंबल्स, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। भाई ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये सिंबल है, लेकिन अभी ये सिंबल लॉजिक किसके बारे में आया, ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस तो आ गया, लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, जिसको देख पा रहा है बच्चा, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है ना। और अगर, अच्छा सही जवाब दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, डरा नहीं रही हूं। देखो एक बार अगर हम देखें यहाँ पे, और अगर वर्बली तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन उसको दिखा दो तो बता पाएगा। इसका मतलब सिंबल्स को सिंबल्स की जगह यूज नहीं कर पा रहा। अगर वो वर्बली भी बता देता तो वो हो जाता फॉर्मल ऑपरेशनल में, क्योंकि एक्स मान लिया उसने, एक्स है, मानने वाली बात आ गई, है ना, प्रपोजिशनल थिंकिंग आ गई। तो ये अगर वो वर्बली बता पाता, अगर उससे मौखिक रूप से पूछते और फिर भी बता देता तो फॉर्मल ऑपरेशनल में था। अभी वो नहीं बता पाता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, अमूर्त हो गया। एक्स को मानना है किसी नंबर की जगह, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, दिख नहीं रहा कौन सा नंबर, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 से 11 वर्ष, क्योंकि जब तक दिख रही है उसको स्टिक्स, जब तक ये छड़ियां या पेन या बच्चे दिख रहे हैं जिनसे कंपेयर करके ट्रांजिटिव इन्फेरेंस निकालना है, प्रपोजिशनल थिंकिंग निकालनी है, तो वो बता पा रहा है। जैसे ही अमूर्त हो गया, देखो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिसको देखा जा सके, टच फील किया जा सके, और अमूर्त जिसको सामने नहीं है जो, तो यहाँ पे वर्बली में सामने नहीं है, आपको अज्यूम करना है दिमाग में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पूछ लेता वर्बली भी बता पाता है तो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। और क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा कि वर्बली बताने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मूर्त चीजों के प्रति ही वो जवाब या लॉजिक दे पाता है, इंडक्टिव लॉजिक आया है, अभी एग्जाम्पल से रूल पे जा पाएगा, सिंपल बात है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्योंकि सिंबल सी तो है, ये एबीसी जो स्टिक है, ये जो स्टिक एबीसी है, ये सिंबल कैसा है, ए भी सिंबल है, बी भी सिंबल है, सी भी सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मूर्त चीजें हैं हमारे पास कि इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। अब यहाँ पे हमें मानना था कि ए बड़ा है बी से, मान लो में फिर फॉर्मल में चला जाता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हो जाता। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी को प्रपोजिशनल थिंकिंग भी कहा जा सकता है कि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये मानना है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इससे पूछ लेता है इसमें कौन सी थिंकिंग है, कि आपने एब्स्ट्रैक्ट रूप में सिंबल्स को सिंबल्स की जगह लिया है, तो ये प्रपोजिशनल थिंकिंग हो जाती है पियाजे के अनुसार। इस पे कभी और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। प्रपोजिशनल थिंकिंग जो किस में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद ही आती है, कि आप प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ संबंध में सोच पा रहे हैं, ठीक। जब आप छड़ी देख के जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है जो 7 से 11 वर्ष में आ जाता है। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, है ना। अगर बिना छड़ी के दे पाए तो ये फॉर्मल हो जाएगा, यानी बिना किसी एक आइटम के दे पाए जवाब, ठीक है। मुझे लग रहा है भाई अमेजोन वाले कॉल कर रहे हैं, एक बार आप ये जवाब दो फटाफट से, मैं इनकी सुन लूं थोड़ा। देखो एक बार ओटीपी भी नहीं चाहिए और कॉल भी करेंगे, वाह। देखिए
आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा। देखिएगा, एज पर जीन पियाजेस थियरी, जीन पियाजे की थियरी के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो उन्होंने बात की है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11, प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 वर्ष। इन दोनों स्टेजेस की थिंकिंग को कौन सी एक चीज है जो अलग करती है? सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है, पूछा है ना? तो इस क्या हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, ये किसके बीच में है? ये तो फॉर्मल, ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट के बीच में है। यहाँ से हमसे प्री और कॉन्क्रीट पूछा था। ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी मोटर में आता है ना, वस्तु स्थायित्व वाली जो स्टेज है, जो अभी बात हुई थी कि माँ है जो हाथ से ऐसे हाथ हटाती है तो बच्चा खुश हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, ये सेंसरी मोटर में आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आपको नहीं भी पता तब भी आपको पता है कि डिसेंटरिंग इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो विकेंद्रीकरण, ये कब आ जाएगा? डिसेंटर करना बच्चे को, डिसेंटर करना कॉन्क्रीट में आ जाता है और प्री ऑपरेशनल में नहीं आता। तो ये एक ऐसी चीज है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है इन दोनों स्टेजेस के बीच में। यानी सेंट्रेशन क्या है? सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है कि अगर किसी की हाइट देख रहे हैं तो हाइट ही देख रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हाइट ज्यादा हो सकती है लेकिन एज कम हो सकती है फिर भी, है ना? जैसे ईगोसेंट्रिज्म की भी प्रॉब्लम, इरिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम कि बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता अपने थॉट को, इसी इन सब कारणों की जो जड़ है एक तरह से डिसेंट्रेशन है। ठीक, पियाजे ने, क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक भी है, तो ईगोसेंट्रिसिज्म के लिए यानी अहम केंद्रित के लिए उसको लगता है वो दुनिया का सेंटर है। जैसे वो सोचता है जो वो खाना पसंद करता है वो सब खाना पसंद करेंगे, इसके लिए उन्होंने 3 माउंटेन टास्क किया था। और 3 माउंटेन टास्क ये तो बताता ही है कि बच्चा कितना सेल्फ सेंट्रिक है, और ये भी बताता है कि वो रिवर्स नहीं कर पा रहा सोच। कि मान लीजिए एक बच्ची है और ये 2 से 7 वर्ष की, 4 साल की बच्ची है मान लीजिए, इधर इसकी एक डॉल को रख दिया, डॉल का नाम है डॉली। कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? इन्होंने बता दिया भाई ये वाली पहाड़ की चोटी मुझे दिख पा रही है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, पूछा क्या डॉली को क्या दिख रहा होगा? उसने कहा सेम ही दिख रहा होगा जैसे मुझे दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा दूसरे पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पा रहा किसी चीज को, है ना? इस पेन को पेन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये है सेंट्रेशन की, ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा क्या है, आप इसको पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हो, पेपर पे रख के, है ना? आप इसको बन बनाने के लिए यानी जोड़ा बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक क्लिप की तरह भी यूज कर लेंगे। बहुत पुराना एग्जांपल है, जन्मों से देती हुई आ रही हूँ, है ना? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। चलिए खैर, तो ये डिसेंट्रेशन माउंटेन टास्क इसलिए किया था कि बच्चा अहम केंद्रित है, डिसेंटर कर पा रहा है कि नहीं, है ना? सेल्फ सेंटर्ड है कि नहीं, वो अपने ही पक्ष से देख रहा है, रिवर्स कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा सोच को। तो ये 2 से 7 वर्ष में दिक्कत उसको होती है रिवर्सिबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखना और फिर बताना। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थियरी, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन क्या है कि बच्चों की थिंकिंग सुपीरियर होती है? उन्होंने क्या प्रूव करने की कोशिश की है, ये पूछा है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स, यानी अडल्ट्स से, यानी वयस्कों से, बड़ों से जो सोच है बच्चों की वो ज्यादा बेहतर होती है, ये कहा है उन्होंने। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, यानी मात्रा में अलग होती है, बच्चे कम सोचते हैं, बड़े ज्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ होता है। ये चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चों की का जो चिंतन है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। मतलब क्वालिटी में अंतर है, गुणात्मकता में अंतर है ना? कि एक चीज, एक पेन है, जो पेन छोड़ दो कोई और एग्जांपल लो अच्छा सा, है ना? वो कहा जाता है ना कि एक बॉटल है मान लीजिए, है ना, बहुत ही खराब सी प्लास्टिक कह लीजिए या प्लास्टिक या जिस भी मटेरियल की बनी हुई है, और वो आती है 7 रुपीज की, आती नहीं है आज की दुनिया में बट मान लिया। दूसरी बॉटल है जो 70 रुपए की आती है, ठीक? वो कह रहा है देखो अमाउंट में तो अंतर हो ना हो, क्वालिटी में जरूर है, मतलब गुणात्मकता में अंतर है, ठीक? देखेंगे किस में अंतर है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स, देखिए पियाजे ना तो ये कह रहे हैं कि बच्चे बहुत सुपीरियर हैं बड़ों से, या बच्चे बिल्कुल बड़ों का मिनिएचर एडल्ट हैं, छोटा ही रूप है, इंफीरियर है, कम है, ज्यादा है, इसकी बात पियाजे नहीं कर रहे, कंपैरिजन में नहीं लगे हुए। वो सिंपल बात बता रहे हैं जो कि 74% लोग सही दे पा रहे हैं जवाब, कि बच्चों की जो सोच है, चिंतन है, वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, क्वालिटी में अंतर है, मटेरियल की क्वालिटी में अंतर है, क्वांटिटी लगभग सेम ही है या क्वांटिटी में अंतर नहीं है। आप सोच रहे हैं 50 बातें दिन में, बच्चा भी सोच रहा है 50 बातें दिन में, दिमाग में विचार उसके भी आते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं ब्रेकअप के बारे में, आप सोच रहे हैं नौकरी के बारे में, आप सोच रहे हैं माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बच्चा क्या सोच रहा है, यार ये वाला खिलौना नहीं दिलवाया आज इन्होंने, है ना, मुझे तो वो वाली चीज खानी थी आज, है ना, मम्मी मुझे वो वाला बैग नहीं दिलवाया। क्वालिटी में अंतर है, गुणात्मकता में अंतर है। सोच आप भी रहे, एक अडल्ट भी सोच रहा है और एक चाइल्ड भी सोचता है, ऐसा नहीं है कि वो थिंकर नहीं है, बल्कि पियाजे ने इस चीज को क्लियर किया कि बच्चे भी सोच सकते हैं, वो भी खाली बर्तन नहीं है,
उनके अंदर भी प्रीसेट एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं जो शुरुआत में तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम आते हैं कि बच्चे को जो रिफ्लेक्स के रूप में काम करते हैं, सकिंग, चूसना, पकड़ना, ग्रास्पिंग, इसी तरह के बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सर्वाइवल स्कीमा के रूप में काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हम बाद में सीखते हैं। तो अडल्ट से क्वालिटी में अंतर है। कैसे अंतर है? क्वालिटी में, मात्रात्मकता में नहीं। अमाउंट सेम है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अडल्ट से अमाउंट सेम है, किसमें अंतर है? काइंड में डिफरेंस है, प्रकार अलग है। बच्चों के सोचने का प्रकार अलग है, बड़ों का अलग है। अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं है, या अमाउंट में अलग नहीं है। बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं 50 बातें, लेकिन आप जो सोचते हैं उससे अलग है, क्वालिटी अलग है। इंफीरियर और सुपीरियर नहीं है, बस अलग सोचता है बच्चा। वो भी ज्ञान का सृजन कर रहा है, अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और आप भी कर रहे हैं। बस क्वालिटी का अंतर है, गुणात्मकता का अंतर है, प्रकार का अंतर है, अमाउंट का नहीं है, क्वांटिटी का नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग भाषाओं में, कभी अमाउंट कभी काइंड ले आएगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी का अंतर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी, which one out of the following will not influence one's cognitive development? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा एक फैक्टर है जो प्रभावित नहीं करेगा? फटाफट से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभावित नहीं करेगा, नॉट लिखा हुआ है। नॉट वाले क्वेश्चंस, एक्सेप्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, लीस्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे ध्यान एक्स्ट्रा देना होता है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। फटाफट से 42% लोग क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है लैंग्वेज। देखते हैं, आपको सिंपल बताया हुआ 4 फैक्टर्स हैं, MESE। जो लोग बैच में हैं उन्हें भी पता है ये बात। MESE 4 फैक्टर हैं। मैचुरेशन, यानी जिसको हेरिडिटी भी कह सकते हैं, आएंगे अभी उस पे, ठीक है। तो मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम, ठीक। कौन सा एक फैक्टर नहीं है? सोशल एक्सपीरियंस है इन 4 फैक्टर्स में। 4 स्टेजेस नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, तत्व हैं। मैचुरेशन हाँ है, एक्टिविटी एक्सपीरियंस को ही कहते हैं। लैंग्वेज नहीं है इन 4 फैक्टर्स में। ये तो कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा आ रही है, भाषा से कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उल्टा है। पहले क्वेश्चन पे जाइए जो आज कराया था, यानी लैंग्वेज से, भाषा के विकास से, मतलब संज्ञान के विकास से, दिमाग के विकास से। दिमाग क्या है इसमें? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, ये सब विकसित होगा। दिमाग का विकास होगा एज के साथ, भाषा अपने आप आएगी, भाषा का विकास होगा, है ना। तो इन्होंने 4 फैक्टर्स की बात की है, जिसमें ये तीनों तो हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं है। इनकी 4 तो स्टेजेस है, ये फटाफट से समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी आगे के क्वेश्चंस में। देखो 4 फैक्टर्स हैं, MESE सिंपल शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आपको याद कराया हुआ है, निमोनिक है, टेक्निक है याद करने की, ठीक। MESE बोले तो मैचुरेशन, पियाजे हेरिडिटी को बहुत महत्व देते हैं, यानी परिपक्वता। परिपक्वता किससे रिलेटेड होती है? हेरिडिटी से, यानी आपकी आनुवांशिक क्षमता के कारण समय के साथ जो आपकी क्षमताएं बाहर निकल के आएंगी, उसको मैचुरेशन कहते हैं। कि आपके अंदर क्षमता थी इसलिए आपके पक्के दांत निकल के आए, आपने थोड़ी निकाले खुद से, ठीक। फिर क्या है? एक्सपीरियंस, यानी बच्चा अनुभव लेगा। इस अनुभव लेने का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक्टिविटी करना। बच्चा सक्रियता करेगा, एक्टिविटी करेगा एनवायरमेंट के साथ। लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, पियाजे ने पहली बार कहा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं पियाजे एक तरह से, ठीक। सोशल एक्सपीरियंस, इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया वाइगॉस्की के कंपैरिजन में समाज और कल्चर को, बट फिर भी इन्होंने कहा है कि जो वो समाज में या दुनिया में एक्सपीरियंस ले रहा है वो भी महत्वपूर्ण। फिर है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, जो दिमाग में है और दुनिया में है वो बैलेंस में हो। ये बना ही इक्वालिटी से है ना। तो इक्विलिब्रेशन की जब हम बात करें, यानी संतुलन, इसके अंदर आ जाता है फिर वो पूरी कहानी आपकी अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की। अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं, ये थियरी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। ऑर्गेनाइजेशन यानी दिमाग में कैसे आप स्कीमा में सेट करके रखोगे। स्कीमा क्या है? जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपकी, जो भी आज आप जानते हैं वो सब आपका स्कीमा है। जैसे फोन की स्टोरेज होती है, वैसे दिमाग की स्टोरेज को स्कीमा कह रहे हैं हम। मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, मानसिक संरचनाएं हैं, जिसके आधार पर आप दुनिया को समझ पा रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 थियरी, जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन सी है? कोई बताना चाहेगा? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, आसान से सवाल है, एक मुश्किल एक आसान, ऐसे करते रहेंगे भाई। 4 स्टेजेस भी बतानी है पियाजे के साथ साथ, अभी आएंगे। ये सब छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रेशन क्या है एंड ऑल आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना लो, है ना। सबको मौका मिलेगा। वो मीम चल रहा है ना आजकल, लेवल सबके निकलेंगे, तो ये वही वाली बात है, सबको मौका मिलेगा। हर एक टॉपिक पे, हर एक टर्म पे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक बार, कुछ भी छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज
जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट होगा ज्ञान, फटाफट से बताओ। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। इसकी बात वाइगोस्की करते हैं, पियाजे नहीं करते, तो ये तो हट गया ऑप्शन। अब विजिबल बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में परिवर्तन, इसकी बात बिहेवियरिस्टिक लोग करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है सीटेट के लेवल पे। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा सक्रिय रूप से निर्मित करता है, बच्चा एक्टिव होता है। बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव है 99% पेडागोजिकल क्वेश्चन सही हो जाएंगे जहां आप बच्चे को एक्टिव रख रहे हैं, तो बच्चा एक्टिव है। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, ये कह रहे हैं बच्चे को कोई कहीं से भगवान जी भर देते हैं, एक कैप्सूल देते हैं हम जब वो पैदा होता है, और उससे सारी नॉलेज उसके अंदर, जैसे वो मेमोरी कार्ड नहीं आता था पहले, चिप बोलते थे जिसको, है ना, ये पेन ड्राइव, उसमें जैसे गाने भर सकते हो आप, वैसे ही दिमाग में भी भर दोगे ज्ञान और सब कुछ। ऐसा नहीं होता, क्या जी कह रहे हैं, ज्ञान निर्मित किया जाता है, बच्चा सृजित कर रहा है दुनिया में एक्टिविटी करके। एक पेन भी मिलता है, उसको खोल के, तोड़ के, जान के, क्यूरियोसिटी, बहुत सारे सवाल पूछ के, तब वो ज्ञान का सृजन करता है, ना कि कोई उसके दिमाग में भर देता है। आंतरिक नहीं है, जन्मजात नहीं है ज्ञान कोई कि इतने % मेमोरी के साथ आया था कि इसमें 4 गाने पहले से थे, 2 आपने भर दिए, वो वाला सीन नहीं है। बच्चा एक्टिवली नॉलेज को, ना कि कोई पैसिवली उसके दिमाग में नहीं भरेगा, ज्ञान का सृजन करेगा एक्टिविटी करके। लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिविटी करता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। अफसा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप, अफसा एक बच्ची है जो आलू के चिप्स को ऐसे पकड़ती है, वो पोटैटो चिप्स आते हैं ना, लेज व्हाटएवर, जो भी आप खाते हो, ना ही खाएं तो अच्छा है, कम खाएं, ठीक, तो उसको बटरफ्लाई के जैसा लगता भी है कोई कोई चिप्स देखने में, तो पोटैटो चिप को वो कहती है देखो देखो ये बटरफ्लाई है ना, ये तो एक तितली के जैसा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज कैरेक्टराइज्ड इन व्हाट स्टेज, जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है, कौन सी स्टेज में आता है, फटाफट से बताओ। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में, सिंबॉलिक स्टेज तो नहीं है ये, है प्री ऑपरेशनल में, हमें क्या पता, बताओ खुद से, ठीक, फटाफट से बताओ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 में, ये 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, SPCF, सेंसरी मोटर पहली स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है जी। 65% लोग सही जवाब दे रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक चरण। और इसका भी अगर मैं पूछूं, अभी क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से मिल जाएगा, इसके भी 2 चरण होते हैं, उन 2 चरणों में से कहां आएगा, इसकी 2 सब स्टेजेस हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। जो सेकंड स्टेज है, होती तो पहली स्टेज की भी सब स्टेजेस हैं, बट वो आपके काम की नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जानना जरूरी है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें सिंबल्स डेवलप हो रहे हैं, एनिमल्स में बच्चा निर्जीव को सजीव समझेगा एंड ऑल। ये जो सेकंड स्टेज है, इसकी 2 सब स्टेजेस हैं, इसकी 2 छोटी छोटी स्टेजेस हैं। एक है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, पूर्व संप्रत्यात्मक 2 से 4 वर्ष, और दूसरी है इंट्यूटिव स्टेज, सहजात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष। इन दोनों में से किस स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आता है, कोई बताना पसंद करेगा? सिंबल्स कौन सी स्टेज में आ जाएंगे? मन कर रहा है किसी का? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? फटाफट से बताओ सागर, कोई बात नहीं, जवाब दो फटाफट। हाँ, सब तुक्का लगा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चलो देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन का जवाब आगे मिलेगा, एक क्वेश्चन है मैंने प्रॉपर डाला हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप तुक्के लगाओ, है ना, कोई कह रहा है इंट्यूटिव, कोई कह रहा है प्री कॉन्सेप्चुअल, अभी आएंगे उस पर, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सिंपल पूर्व संक्रियात्मक है, क्योंकि ये बच्चा ये सिंपल लिख दिया है सिंबॉलिक थॉट। इस सिंबॉलिक थॉट को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता था? सिमियोटिक फंक्शन। सिंबल्स के थ्रू फंक्शन करना बच्चे ने सीख लिया है ना, कि वो हैरी पॉटर की झाड़ू को, अपने घर की झाड़ू को हैरी पॉटर के उस झाड़ू की तरह समझ रहा है जिसपे वो बैठ के उड़ सकता है, शक्तिमान की तरह घूमना चाह रहा है ना। सिंबल्स के माध्यम से उसमें सीखने की क्षमता आ गई है। कहाँ पे आता है ये? प्री ऑपरेशनल में। ABCD 1 2 3 4 ये सब सीख गया, ये सब सिंबल्स ही तो हैं। तो सिंबल्स को सीखना शुरू करता है वो इस स्टेज में, कि वो बटरफ्लाई को कैसे कर रहा है, जैसे हम हैरी पॉटर की, या वो डॉक्टर खेलना है ना, तो वो झाड़ू या एक रिमोट को फोन की तरह यूज कर रहा है, तो वो भी तो सिंबल ही है एक तरह से, ठीक। तो ये क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है ये चीज, पूर्व संक्रियात्मक में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है, ये एक आसान कहोगे या जैसा आपका मन करे कहने का, इसका जवाब मैं दूंगी, अभी आएगा क्वेश्चन कौन सी स्टेज में होती है चीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कौन सी एक बात सही नहीं है।
Which of the following is not true about constructivist learning theories? रचनावादी शिक्षण सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात सत्य नहीं है? रेफरल कोड करियरविल पे CW20 है, आई थिंक करियरविल 20 जो वेबसाइट पे आप लगाएंगे वो 20% डिस्काउंट वहां लिखा हुआ भी होगा, एक बार चेक कर लेना, देखना एक बार। थर्ड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरीज? रचनावादी शिक्षण, रचनावादी में पियाजे भी आते हैं, वाइगोस्की भी आते हैं। जो रचनावादी कौन लोग जो कहें ज्ञान की रचना की जा सकती है एक्टिवली, बच्चा एक्टिविटी करके सीख सकता है, दोनों कहते हैं, पियाजे भी वाइगोस्की भी। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, हेरिडिटी, जेनेटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, और वाइगोस्की कह रहे हैं सोसाइटी और कल्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? पूछा है कौन सी बात गलत है? जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वही बात गलत है। लर्नर्स बिल्ड देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं, सही है, बच्चा एक्टिव है। जो जहां बच्चा एक्टिव है वो तो सही है। न्यू इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रायर नॉलेज, नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पे बनता है, बिल्कुल सही है। मैं कुछ आज नया सीख रही हूँ, जो पहले सीखा है उसी के बेसिस पे तो बिल्डिंग बनेगी, नींव पे ही तो बिल्डिंग बनाएंगे, है ना? ओल्ड नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से ही तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। The role of the teacher is the most important in the whole process. पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ये तो नहीं कहा रचनावादियों ने कि टीचर है ही नहीं, फैसिलिटेटर है ना? सुविधा प्रदान करने वाला है, जहां जरूरत है टीचर है वहां पे। जैसे एक माली की जरूरत होती है पौधे को, वैसे टीचर की जरूरत है बच्चे को। लर्निंग इज एन एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस, यानी लर्निंग क्या है? एक एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस है। सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है, ये बात भी सही है ना? अब फटाफट से बता दीजिए कुछ गलत है भी या नहीं है, तो अपना अपना जवाब दे रहे हैं। देखिए, टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये बात सही है, लेकिन द रोल ऑफ द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस। बच्चे का एक्टिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर का फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट है ना? टीचर का फैसिलिटेटर होना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है दिमाग में टीचर ही भर देगा सब कुछ। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चाइल्ड डेवलप्स लर्निंग थ्रू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी का इंतजार था हमें, है ना? तालियां बजा दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, जवाब दीजिएगा फटाफट से, है ना? बताओ फटाफट। इतने में दो घूंट जिंदगी की, दो बूंद ओके, फटाफट से जवाब दो। थर्ड ऑप्शन, सब इसमें तुक्के लगा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सर में दर्द वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर की, यार फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 1000 रुपए फीस है, दोनों की शायद 1200-1300 है आफ्टर डिस्काउंट। देखो क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड डेवलप्स लर्निंग थ्रू सिग्निफायर्स इन विच सब स्टेज ऑफ पियाजेस थियरी? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? सब ठीक, बहुत बढ़िया। 54% लोग 54% लोग फर्स्ट कह रहे हैं, लिख देती हूँ मैं, कहीं आप कल को मना ना कर दें कि नहीं हमने नहीं दिया था ये जवाब। 27% लोग जो हैं बी कह रहे हैं, है ना? बाकियों को तो काउंट क्या ही करें, है ना? वो तो 10%, 9% ऐसी सी कहानी है। देखना अब एक बार समझते हैं, कुछ नहीं है, बस एक शब्द घुमाया है और आपके सर में दर्द हो गया। पियाजे के सिद्धांत के किस उपचरण में? नहीं, सब स्टेज भी तो है, इसमें तो होना ही था। बच्चा संकेतकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, सिग्निफायर्स यानी संकेत। सिग्निफायर्स में क्या होगा? सिंबल्स ABCD, और क्या हो सकता है? साइन, राइट जाना है ना? या किसी ने ऐसे ये कहा तो बच्चे को समझ आ जाता है, हाँ ठीक है, गुड, बढ़िया, है ना? सिंबल्स, आंखें दिखाई तो डर गया, साइन ही तो है डर का कि आंखें दिखा रहा है कोई, तो सिंबल्स और साइन के माध्यम से सीखने लगता है। किस स्टेज में? आपको पता है 2 से 7 वर्ष में। सिग्निफायर्स या सिमियोटिक फंक्शन या सिंबॉलिक थॉट, बात बराबर ही है, सेम ही बात है। तो जब वो सीखने लगेगा सिग्निफायर्स के माध्यम से, कौन सी स्टेज में? सब स्टेज में। कौन सी? प्री ऑपरेशनल की। प्री ऑपरेशनल की 2 सब स्टेज बताई है मैंने आपको सिर्फ, और अभी बता चुकी हूं, तब भी आपने काफी गड़बड़ इसमें की। 2 सब स्टेजेस बताई थी, वो 2 सब स्टेजेस कौन सी थी? एक थी प्री कॉन्सेप्चुअल, दूसरी थी इंट्यूटिव। तो आपको लेना देना ही नहीं है, जब इंट्यूटिव दिया ही नहीं है तो बचा क्या ऑप्शन में? प्री कॉन्सेप्चुअल। इतनी रीजनिंग भी लगा लिया करो यार, है? प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, क्योंकि यहाँ इंट्यूटिव स्टेज है ही नहीं और आपको पता है सिंबॉलिक थॉट आता प्री ऑपरेशनल में ही है। तो पूर्व संप्रत्यात्मक चरण 2 से 4 वर्ष में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है बच्चे में। यहीं पे वो जो है ईगोसेंट्रिक भी है, अहम केंद्रित भी है, निर्जीव को सजीव भी समझ रहा है ना? इंट्यूटिव, अच्छा इंट्यूटिव स्टेज तो दिया हुआ था यार ऑप्शन में,
मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ज्यादा ज्यादती कर रही हूँ, दिया हुआ है, सही बात है, फिर तो कंफ्यूज होना बनता है ना। 4 से 7 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये इंट्यूटिव स्टेज है, इसमें ईगो सेंट्रिज्म जो है वो कम होने लगता है ना। बच्चों को लगता है कि उसको बहुत सारी चीजों का पता है, कैसे पता है ये नहीं पता होता उसे, क्यों? क्योंकि इसी में वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है जो इंट्यूटिव स्टेज है, कि उसे वो रीजन करने की कोशिश कर रहा है कि दो अलग अलग चीजें अगर हो रही हैं, जैसे बिजली कड़की और लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी, उसको लग रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी गई है डर की वजह से, क्योंकि बादल कड़क रहे हैं, आवाज आ रही है, दो अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देगा, इसको ट्रांसडक्टिव थिंकिंग कहते हैं, है ना। तो वो भी यहाँ इंट्यूटिव स्टेज में होगा 4 से 7 में। ईगो सेंट्रिज्म कम होने लगता है, अहम केंद्रितावाद धीरे धीरे, ठीक, इस स्टेज के अंत तक जाके कहीं। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है वो, तो साइंस और सिंबल सिग्निफायर्स के थ्रू, तो पहला ऑप्शन यहाँ सही था। ये दोनों जो ऑप्शन है ना, टर्शियरी सर्कुलर, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट है सेंसरी मोटर स्टेज की आखिरी स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हम करते नहीं है क्योंकि आपके सर में दर्द हो जाएगा, जनरली टीचिंग में नहीं पूछा जाता है, अगली बार से ये भी करने लगेंगे, है ना। तो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट होता है कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक आते आते पहली बार बच्चा दिमाग में सिंबल्स बनाने लगता है। अब आपके सर में दर्द हो जाएगा अगर ये बता दिया कि ये सिंबल्स 2 से 7 में नहीं, यहाँ भी बनने शुरू हो गए थे, है ना, कि वो फिंगर्स को यूज करके फोन की तरह करने लगेगा, है ना। तो ये क्या है, ये सेंसरी मोटर के लास्ट में 18 से 24 महीने में ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट आ जाता है, ऐसे ही बता रही हूँ, जरूरी नहीं है, याद रखो। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन से वो फोन फेंक के देखेगा क्या होगा, है ना। तो ये सब स्टेजेस हैं किसकी, सेंसरी मोटर की, ये दोनों है प्री ऑपरेशनल की, ठीक है बात। देखो इसको ऐसे देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट सब स्टेजेस हैं, इसकी तो मैंने आपको बता दी, जो ये आपका प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संक्रियात्मक, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसी में सिग्निफायर्स या सिंबल्स के माध्यम से सीखना वो जानता है बच्चा, ईगोसेंट्रिक है, इस स्टेज के अंत तक ईगोसेंट्रिज्म कम होगा। ट्रांसडक्टिव थॉट, ट्रांसडक्टिव थॉट मतलब दो अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देता है, रीजनिंग की थोड़ी कमी है, इंट्यूशन पे चलता है, उसको लगता है सब पता है, कैसे पता है ये नहीं पता, उसे याद ही नहीं रहता, है ना। तो रीजनिंग, क्योंकि ये लॉजिक से पहले की स्टेज है, ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक, तो लॉजिक अभी प्रॉपर तो आया नहीं बच्चे में, तर्क कॉन्क्रीट चीजों के प्रति भी, बट वो कोशिश कर रहा है तर्क करने की, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस हो गई, सब स्टेजेस किसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। सेंसरी मोटर की कुछ 4-5 स्टेजेस हैं, टोटल तो 6 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है जब रिफ्लेक्सेस पे बच्चा, स्कीमा उसके दिमाग में जन्म से ही होता है, जैसे सकिंग, भाई माँ का दूध पीना तो कोई नहीं सिखाता ना बच्चे को, तो वो स्कीमा है, स्कीमा मतलब एक मेंटल सेट है उसके दिमाग में, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, तो वो स्कीमा है रिफ्लेक्सेस, जो शुरू के 1-2 महीने 4 महीने तक रहेगा, 1 महीने तक रहेगा। फिर आ जाते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन या ग्रास्प करना। आप बच्चे के हाथ में, छोटे से बच्चे, 1 महीने का बच्चा होगा, आपने ऐसे कुछ अपनी उंगली पकड़ाएंगे वैसे पकड़ लेगा, तो ग्रास्पिंग का भी स्कीमा या रिफ्लेक्स कह लो आप उसको, होता तो रिफ्लेक्स ही है वो, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, तो वो होता है ब्रेन में। फिर आता है 1 से 4 महीने के बीच में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, तो बच्चा जैसे वो नहीं होता जो हम कहते हैं कि भाई बच्चा जो है थंब सकेगा, अंगूठा चूसना, तो वो प्लेजरेबल एक्शंस करता है, तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है 1 से 4 महीने के बीच। फिर टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन आता है 12 से 18 महीने के बीच, कि वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ फेंक के देखेगा कि देखता हूँ क्या होगा, दूध की बोतल फेंक दी, जान के ही वो अपनी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नन्हा वैज्ञानिक है ना, लिटिल साइंटिस्ट है, प्याजे कह रहे हैं लिटिल साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बॉटल नीचे गिरा के देखता हूँ क्या होगा, ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी चीजें वो करता है, कोई बॉटल रखी हुई है कहीं, कुछ देख लिया पकड़ के उसको क्या होगा, तो ये 12 से 18 महीने में, है ना। इसके बीच में 4 से 8 महीने में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, जिसमें वो इंटेंशनली कोई एक्शन रिपीट करेगा जिससे कि एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो, यानी कोई चीज अगर आवाज आती है कुछ करने से तो वो रिपीट करेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगा, वो खिलौने नहीं होते ऐसे हिला के खेलते हैं ये इस तरह के, तो उसको पता है ऐसे आवाज करेगा ये अगर ऐसे करूंगा तो ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है। जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं, थंब सकिंग एंड ऑल, वो प्राइमरी है, और टर्शियरी है जिसमें बच्चा इंटेंशनली कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्रायल एंड एरर करके देख रहा है कि बॉटल गिराऊंगा तो दूध गिरेगा कि नहीं। फिर इसके बाद आता है 18 से 24 महीने में वो जो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल, कि पहली बार दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन या मेंटल मैप्स बनने लगते हैं बच्चे के 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 साल में, तो वो उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि सिंबॉलिक थॉट वहां आ जाता है, लेकिन वो बनने शुरू हुए एक तरह से, तो उसको अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट कहते हैं, जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट वाली है। यार इतना आपको टेंशन नहीं है, बट पता होगा तो अच्छा होगा, कल को क्वेश्चन में से एटलीस्ट एलिमिनेट ही कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, पियाजे's theory of cognitive development states that egocentrism decreases by, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस उम्र में बढ़ने के साथ अहम केंद्रिता कम हो जाती है, ईगोसेंट्रिज्म।
ईगो सेंट्रिज्म क्या है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, खुद को सेंटर में रखता है, सेल्फ सेंटर्ड है। उसको लगता है जो चॉकलेट मुझे पसंद है पापा को भी पसंद होगी, जो कार्टून मुझे पसंद है वो पापा को भी पसंद होना चाहिए, है ना, उसकी चलनी चाहिए। आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, बच्चे का मन है कुछ खाने का तो वो आके रोएगा, है ना। आपकी जेब में पैसे नहीं, आप बाजार गए हुए हैं, बच्चा रोड पे लेट लेट के रो सकता है बाजार में कि मुझे तो चाहिए खिलौना, मुझे तो चाहिए, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं। तो ये चीज कम होने लगती है, धीरे धीरे दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने लगता है। किस स्टेज में? 7 इयर्स। ये बात आपकी सही है। और मैंने बताया भी था जो लास्ट स्टेज थी इंट्यूटिव स्टेज प्री कॉन्सेप्चुअल की, उसके अंत तक आते आते अहम केंद्रितवाद कम हो जाता है, ठीक है ना। 7 इयर्स, क्योंकि ये स्टेज खत्म होने वाली है ना अब, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन आ जाएगी, उसमें तो ईगोसेंट्रिज्म कम ही होता है। तो 7 साल की उम्र तक आते आते ये कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फटाफट से जवाब दे दीजिए। श्वेता इज इन 5th ग्रेड। श्वेता एक बच्ची है जो 5वीं कक्षा में है। शी कैन क्लासिफाई डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स बट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ फॉर द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पियाजे श्वेता इज इन व्हाट स्टेज? फटाफट से बताओ। अगर हम बात करें, श्वेता 5वीं कक्षा में है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकती है कि भाई ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल है, ये है। अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स को वो पहचान पाती है, क्लासिफाई कर पाती है, कैटेगराइज कर पाती है। CCS किससे जुड़ा हुआ है? सी से ही, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से ही, है ना। अभी समझेंगे CCS। CCS ये यूनिवर्सिटी नहीं है चौधरी चरण सिंह, ये क्या है? क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन। ये तीनों गुण कहाँ आते हैं? यही आते हैं 7 से 11 में। पूछा क्या है ये समझना जरूरी है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री क्यों होता है? ये अमूर्त चीज समझने में दिक्कत है उसको। इसका अमूर्त प्रमाण क्या है? वो ये तो समझ पाती है ये 3 एंगल बराबर हैं, देख के ट्राइंगल का वो समझ जाएगी, उतना लॉजिक उसमें आ गया है ना। कॉन्क्रीट चीजों को देख के, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है किताब में ट्राइंगल को, तो वो समझ पा रही है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? अमूर्त चिंतन नहीं आया, मूर्त आ चुका है, कॉन्क्रीट लॉजिक आ चुका है। तो ये बच्ची कौन सी स्टेज में है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, क्योंकि वो क्लासिफाई तो कर पा रही है। 4th ग्रेड का बच्चा है, 4थी क्लास का। 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा, 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में, 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में, है ना, 9 साल का बच्चा 4थी क्लास में। तो यानी 7 से 11 के बीच में ही है। ये तो सिंपल वैसे भी पता लग गया था, 5वीं क्लास का बच्चा है। इसके लिए थोड़ा दिमाग शार्प चाहिए, रट्टे लगा के बात नहीं बनेगी। अगर हमें पता है 5वीं क्लास की बच्ची तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं तो होगी, फॉर्मल में थोड़ी चली जाएगी, 11 से ऊपर की थोड़ी हो जाएगी, है ना। कॉमन सेंस है ये। तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी इस तरह से, ठीक, रटना नहीं पड़ेगा। मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि अब बच्चा क्लासिफाई कर पा रहा है कि शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, कलर के आधार पे वर्गीकृत कर पा रहा है, क्लासेस में बांट पा रहा है। जैसे आप एक अलमीरा में लगाते हैं अपने शूज एक तरफ, या आजकल तो शूज का भी बहुत सोने से कम नहीं है ना शूज। तो एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ आती है? यहाँ आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। अमूर्त चिंतन फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, और जिसकी कमी है तो इससे पहले वाली स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। A child thinks that because he wants to eat chocolate, एक बच्चा है जो चॉकलेट खाना चाहता है, तो उसको लगता है क्योंकि मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, his siblings and parents must want to eat it too। तो क्योंकि एक बच्चा है, कितने साल का है, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। एक बच्चा सोचता है चूंकि वह चॉकलेट खाना चाहता है, इसलिए उसके भाई बहन और माता पिता को भी तो खानी होगी चॉकलेट। इसमें क्या बात है? दुनिया तो उसी के अराउंड घूम रही होती है ना। तो जब मुझे चॉकलेट खाने का मन है, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा को कैसे नहीं होगा? मुझे डोरेमोन देखने का मन है, उन्हें कैसे नहीं देखना होगा? है ना। मम्मी अनुपमा कैसे देख सकती हैं जब मुझे डोरेमोन देखना है? तो है ना, दुनिया तो मेरे अराउंड घूमती है। कौन सी स्टेज है? क्या है ये? व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज दिस? कैसा विचार है, कैसा चिंतन है ये बच्चे का? तो उसको लग रहा है मुझे चॉकलेट खानी है तो मेरे भाई, मेरे माँ बाप, इन सबको भी खानी ही होगी, है ना। आइसक्रीम खानी इनको भी खानी ही होगी। ये ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है ना। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरों के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहा, ना वो डिसेंटर कर पाता, है ना। अहम केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, आय के अराउंड घूमती है दुनिया उसके लिए। ये कोई मेटाकॉग्निटिव एब्स्ट्रैक्ट बेसिक थिंकिंग कुछ नहीं है इसमें। अमूर्त चिंतन कहाँ है? तो ये अहम केंद्रित चिंतन है कि बच्चा खुद को सेंटर में रखता है कि जैसा मैं फील करता हूं, एवरीबडी फील्स व्हाट आई फील और एज आई फील और थिंक। जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं महसूस करता हूं, मेरे भाई बहन, मेरे आसपास के सारे लोग वैसे ही करते हैं। अगर मेरा डोरेमोन को कुछ कहा गया तो मैं लड़ाई कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, अभी भी आप देखेंगे बड़े हो जाते हैं तब भी,
उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा ठीक से नहीं, बस कोई नेता उन्हें पसंद है, वो अपने घर वालों से लड़ने को तैयार हो जाएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या उस नेता के लिए जिसका ना उन्हें कुछ अता पता। उनको लगता है सबको यही पसंद करना चाहिए। ऐसे कैसे? कोई कहे हमें तो नहीं यार ये वाली पार्टी नहीं पसंद, और ये हमारे देश में बहुत है, रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत बार होता है कि नहीं, अगर जो पार्टी मेरी फेवरेट है वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है ना। इसका मतलब आप ईगो सेंट्रिक हैं, मतलब सेल्फ सेंट्रिक हैं। आपको लग रहा है जैसा आप फील करते हैं वैसा सबको फील करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे डेली लाइफ में। तो ऐसा नहीं है ईगो सेंट्रिक लोग जो है 2 से 7 वर्ष में ही होते हैं, जीवन पर्यंत भी कुछ लोग हो सकते हैं। अलग अलग तरह का ईगो सेंट्रिज्म अलग अलग स्टेज में चलता है, आगे पढ़ेंगे। देखिएगा एक बार 47% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू Piaget, the imaginary audience and the personal fable both are parts of what? अच्छा सवाल है। पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित कथा दोनों किस उम्र में आते हैं? जिन्होंने थियोरी पढ़ी है बैच में, मैंने आपको बताया है पर्सनल फेबल क्या कहानी है, एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म को याद कीजिए, दोनों उसी का पार्ट है ना। कब आती है ये? एडोलसेंस में। 53% लोग रो पीट के जवाब दे पा रहे हैं। कंजर्वेशन, इंट्यूटिव थॉट, ऑब्जेक्टिव इंट्यूटिव नॉलेज, देखो बाकी तो ऑप्शन ही ऐसे थे जो बन नहीं पा रहे थे। अगर इसमें लिख दिया होता चाइल्डहुड ये सब तो आप कंफ्यूज हो जाते। वो तो ऑप्शन आसान थे तो बचा लिया आपको, 53% लोग भी इसलिए जवाब दे पाए। किशोरावस्था,